उपस्थित सभी महानुभाव, भाई और बहनों, बहुत बार एसोसिएशन के मीटिंग में आने का मौका मुझे मिला है और अपनी बात रखने का अवसर भी आप लोगों ने दिया है। डॉक्टर गुप्ता इस समय मुझे जब बुलाने के लिए आए थे तब मैंने उनको कहा कि मैं बहुत बार आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आप नया आदमी को किसी को और बुलाइए, मुझे क्यों बुलाते हो। पर डॉक्टर गुप्ता जी के साथ मेरा पुराना संबंध है तो उनको नहीं बोल सकता, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके इस एनुअल सेशन में ज़रूर आऊँगा। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप में से ज़्यादा लोगों का संबंध दिल्ली और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों से है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज पहली बार मैं यहाँ कर रहा हूँ, कि दिल्ली की हमारी सबसे बड़ी समस्या है एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर दिस कंट्री। और एक समय ऐसा आता है विंटर के सीज़न में कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ऊपर जाता है कि दुनिया के लोग कहते कि इस समय दिल्ली नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं लंदन में था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के टिकट कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। उस दिन से मैं लगातार सोचता हूँ कि दिल्ली को प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले, और इसलिए मुझे सौभाग्य मिला कि दिल्ली के जल प्रदूषण और एयर पोल्यूशन के साथ थोड़ा बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। और उसमें से रोड मिनिस्टर के नाते हम दिल्ली के आसपास करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्चा करके रोड बना रहे हैं, और इसमें से काफ़ी रोड अभी पूरे भी हुए, काफ़ी के काम भी जोरों में चल रहे हैं। आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ आर्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो केवल 30 किलोमीटर का है, उसको हम 10,000 करोड़ रुपए का बना रहे हैं, जिससे डायरेक्ट उसका एक्सेस दिल्ली मुंबई हाईवे तक जुड़ा जाएगा। तो विशेष रूप से दिल्ली से मुंबई एक बड़ा हाईवे बना रहे हैं, जिसका 65-70% काम हमारा पूरा हुआ है। और ये हाईवे जो है, ये दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कार से 12 घंटे में पूरा करेगा और ट्रक के लिए 20 घंटे लगेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ हाईवे लगभग बन चुका है, 4 आरओबी बनने के हैं और 2 या 3 अभी बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और 1 दिसंबर में पूरा होगा। कल ही मेरे पास अग्रवाल जी, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरठ के आए थे, और 15 अक्टूबर को इसका हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम लगभग पूरा हुआ है। दिल्ली के लिए हमने एक पेरीफेरल रोड बनाया था जो दिल्ली का रिंग रोड है, और जिसके कारण दिल्ली का काफ़ी पोल्यूशन कम हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ से जो ट्रैफिक मुंबई की ओर जाता है, ये पहले दिल्ली के शहर के बीच में से गुजरता था। यही धौला कुआं है जहाँ मैं अक्सर रोज़ फ्लाइट में आके अटकता था। तो ये धौला कुआं का भी काम मैंने उस समय अब अच्छा कर लिया है। थोड़ा सा पुलिस स्टेशन को एक बार तोड़ना है, तो वो वहाँ से रह गया है, तो वो भी मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, उनसे बातचीत करके, तो वो भी एंगल हो जाएगा। तो ये धौला कुआं के कारण भी तकलीफ़ होती थी, और यहाँ कभी कभी शादियों में दिल्ली से लोग जब गुड़गांव की तरफ जाते थे तो कभी कभी 1.5-2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस जाते थे। तो आज स्वाभाविक रूप से काफ़ी इसके कारण कंजेशन कम हुआ है। अभी हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट के अंदर से टनल निकालकर वसंत विहार तक लेके जा रहे हैं, तो जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक बीच वाला चला जाएगा। और ये जो दिल्ली जयपुर रोड है, इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए अभी और खर्चा कर रहे हैं, ताकि दिल्ली से किशनगढ़ तक पूरा रोड ठीक से हो जाए। दिल्ली के लिए हमने दिल्ली से देहरादून नया रोड अक्षरधाम से बना रहे हैं। इसका काम काफ़ी ज़ोरों में शुरू हो गया है, अभी भूमि पूजन नहीं हुआ, तो इससे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा।
दिल्ली से हरिद्वार इसी रोड पर एक 47 किलोमीटर एक रोड दिया है, तो हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा। और इसी रोड को हम लोग अंबाला से चंडीगढ़ की तरफ लेके जाएंगे, तो वो भी काम अब शुरू हुआ है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर कटरा हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसमें दिल्ली से गुरदासपुर तक सब अवार्ड हो गए काम, और उसके बाद 130 किलोमीटर कटरा तक वो भी काम अवार्ड करने की प्रोसेस में है। कल मैं परसों 2-3 दिन मैं कश्मीर में था, और दिल्ली से ये अमृतसर से आगे जाकर रोड जहाँ जम्मू और श्रीनगर के रोड से मिलता है, वो गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, ड से कुछ, तो वो रोड से डायरेक्ट श्रीनगर जाने के बाद दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में होगा, और दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, और उसी रोड से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो दिल्ली से श्रीनगर, मुंबई से श्रीनगर 12 घंटे में निश्चित रूप से होगा। मैंने अभी ये रोड की टेस्ट की, तो एक जगह 140 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली तो भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। एक जगह 170 किलोमीटर के स्पीड से मैंने टेस्ट ड्राइव किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरा एक्सिस कंट्रोल है। सवाई माधोपुर में हमने एक बाईपास, ऐसा ओवरपास बनाया, अंडरपास बनता है फॉरेस्ट में, तो हमने एक ओवरपास बनाया। तो वो कार्टून मैंने देखा, वहाँ अभी काफ़ी काम चल रहा है, और ऊपर में पहाड़ी होगी और उसमें जंगल होगा और नीचे से ट्रैफिक जाएगा। तो वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बता रहा है गाड़ी में बैठ कर के, देखो वो टाइगर वहाँ बैठा है। तो इस प्रकार से ये पूरे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हुए ये दिल्ली मुंबई हाईवे सवाई माधोपुर से आगे वहाँ सब जाता है, और इसका भी काफ़ी काम हुआ है। ये JNPT तक जा रहा है मुंबई में। अब मेरा विचार है कि इसको वसई विरार से लेकर ये नरीमन पॉइंट तक लेके जाना, ताकि दिल्ली से नरीमन पॉइंट से दिल्ली 12 घंटे में हो। तो मैं वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो मुंबई में बना हुआ है। तब मैंने सोचा था कि इसको मैं आगे वसई विरार तक लेके जाऊंगा, पर बाद में कुछ मैं वहाँ मंत्री नहीं रहा। तो मेरी एक इच्छा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि करीब 50,000 करोड़ लगेंगे, पर समुद्र में एक रोड वहाँ से डायरेक्ट वरली बांद्रा तक जोड़कर इसको जोड़ूंगा। तो इसके साथ साथ दिल्ली में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत से काम चल रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट काम दिल्ली में मुझे मिला, वो मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो नमामि गंगा का काम करने का मौका मिला। और उस समय गंगा नदी को मिलने वाली 40 नदी और नालों को भी हमने नमामि गंगा में लिया था, और उस समय मैंने दिल्ली को 6,000 करोड़ रुपए अपने मिनिस्टर से दिए, और उसमें दिल्ली का जो गंदा पानी है वो अच्छा करने के लिए ये सब प्रोजेक्ट जो है ये दिल्ली सरकार ने काफ़ी पूरे हो रहे हैं, जिससे दिल्ली का वाटर पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। सोनीपत और पानीपत से हमने शुरुआत की थी, दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर दिए, और उस समय गंगा में हमने 25,000 करोड़ रुपए के काम किए, और 80% गंगा को हमने शुद्ध बनाया था। और गंगा को शुद्ध बनाने के लिए हमने यमुना को भी शुद्ध किया। आप बिजनेस के, इसलिए आप एक अच्छा मॉडल को स्टडी करिए कि मथुरा में हमने एक मॉडल हाइब्रिड एन्युटी में बनाया, वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने किया है। जब मैंने रोड में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लाया, तो फिर मैंने गंगा में भी वो मॉडल लाकर कोशिश की थी, और उसमें ये कोशिश थी कि 40% हम देंगे, 60% इन्वेस्टर लगाएगा, और उसका जो पानी शुद्ध होगा वो पूरा मथुरा का 20 mld स्लज, पूरा गंदा पानी वो शुद्ध करके जो यमुना में आ रहा था वो इंडियन ऑयल खरीदी करेगा, और 20 करोड़ रुपए साल के देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, इंडियन ऑयल ने कोऑपरेशन भी किया, वो प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है शायद पूरा होते आया है। तो यमुना का भी क्लीनिंग काफ़ी किया है, और गंगा से काली नदी और बहुत से नाले थे, उनको भी उस समय अच्छा करने का मौका मुझे मिला। और वो काम से गंगा, जब वो कुंभ हुआ प्रयागराज में, तब मैं गया था, तो साधु संत बहुत खुश थे, पहली बार गंगा में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ जल का अनुभव उन्होंने लिया। इसमें गंगा के साथ साथ यमुना का भी काम अच्छा हुआ है। एक बात रह गई जो मैं कर नहीं पाया,
मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने जलमार्ग का काम शुरू किया था, और उस समय अरुण जी वित्त मंत्री थे। तो मैंने उनको कहा कि 500 करोड़ मुझे इसके लिए आप दो। उन्होंने कहा नितिन जी ये काम कभी जन्म भर नहीं होगा, आप बदनाम होंगे, आप मत कहिए और मत करिए। मैंने कहा आप थोड़ा मौका दीजिए, मुझे लगता होगा ना, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, होगा। वो बोले मैं कोई पैसे दे के फ़ायदा नहीं, आप मत पड़िए इसमें। और मोदी जी ने कहा कि एक बार देखो ये घोषणा कर रहे हो, ये महंगा पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो तकलीफ होगी। मैंने बोला आप विश्वास रखिए ये होगा। और आज गंगा का जलमार्ग पूरा हुआ है, वाराणसी से हल्दिया, ये हमने जलमार्ग पूरा किया और अब ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है। और वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर 4 जगह पर मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं। वाराणसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मल्टी मॉडल हब यानी जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है और पानी भी है। और उसके साथ साथ अभी हल्दिया का भी पूरा हुआ है और साहिबगंज का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है, केवल गाजीपुर का फाइनल स्टेज पर है। इसके साथ 40 रिवर पोर्ट हम गंगा में बना रहे हैं, और जिसके कारण वाराणसी से हल्दिया ये जलमार्ग 3 मीटर का ड्राफ्ट हमने किया है, मेंटेन किया है। तो अभी कोई भी जहाज उसमें 5000 टन का चल सकता है। दूसरी ओर प्रयागराज यानी इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक मैंने 1 मीटर का ड्रेजिंग पूरा कर दिया है। तो आज हमारे MPBS सी प्लेन, एयरबोट्स, हमारे बार्ज अब जा सकते हैं। तो इलाहाबाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाद में मैंने ये कोशिश की थी कि प्रयागराज से यमुना से दिल्ली तक जलमार्ग बने, और मेरी ये कल्पना थी कि यमुना से हवाई जहाज़ से उड़कर 15 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतर जाए MPBS सी प्लेन से, और वहाँ से 1 घंटा ताजमहल देखकर फिर 15 मिनट में दिल्ली वापस आ जाए। तो ये कठिन नहीं है। तो ये MPBS सी प्लेन मैंने उस समय मैं शिपिंग मंत्री था तो हमने उसकी परमिशन मिलाई, और ये सरदार सरोवर को शुरू किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिशन देने के लिए काफ़ी अड़चने पैदा कर रही थी। तो मैंने कहा देखो आप परमिशन दो, नहीं तो मैं नया एक्ट बनाऊंगा। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहूँगा और नया एक्ट बना के लाऊंगा। तो आज वो थोड़ा सा यमुना का काम आगे नहीं हो पाया, उसका DPR बना है, वो आगे हो जाएगा। तो मेरी कल्पना ये थी कि सोनीपत पानीपत से माल डायरेक्ट बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा और पानी पे ट्रैफिक होगा। अब ये जो हल्दिया है, हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है जिससे ब्रह्मपुत्रा में आप जाते हो, और फिर ब्रह्मपुत्रा से पूरा मैंने ड्रेजिंग पूरा किया। और जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, सुषमा जी को मिली थी उस समय, तो उन्होंने मुझे बुलाया, रिक्वेस्ट की कि आप मुंगली पोर्ट में भी ड्रेजिंग कर दो। तो मैं सुषमा जी की तरफ देख रहा था, उन्होंने कहा नितिन ये कर सके तो कर दो। तो मैं 250 करोड़ रुपए खर्चा करके वर्ल्ड बैंक की स्कीम में मैंने बांग्लादेश में घुसकर भी मुंगली पोर्ट का ड्रेजिंग पूरा कर दिया। तो अभी ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग जलमार्ग हो गया, फिर बराक रिवर का पूरा काम हो गया, और आगे आपको मालूम है साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक अब जा सकते हैं हम लोग। तो मेरी कल्पना ये थी कि पंजाब हरियाणा का माल सोनीपत पानीपत से और दिल्ली से ये 5000 टन की बार्ज में डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, बांग्लादेश तक जाए। और इसमें एक बड़ा इकोनॉमिक्स था जो आपके काम का है। रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, और अगर आप रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है फॉर एग्जांपल, पानी से जाता है तो 1 रुपया लगता है। तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 17% है, चाइना की 8 से 10% है, यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% है। जब रोड अच्छे बनेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अभी दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, अगर वो 20 घंटे में जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 5% 6% कम हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जलमार्ग से बहुत बड़ा प्रॉफिट है। बीच में मैंने कोशिश की थी कि मारुति की गाड़ियाँ कांडला से चेन्नई जाएंगी, और चेन्नई में फोर्ड और बाकी कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ आएगी, वो कुछ प्रयोग किया था, सक्सेसफुल हुआ था। थोड़ी बहुत अड़चने आती, विशाखापट्टनम का लोहा कांडला में आया अहमदाबाद के लिए, तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये शुरू हुआ है। तो जलमार्ग का उपयोग करने में आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, कि ताकि यहाँ वाराणसी से अगर आपने माल आपका ट्रक तक ले गए या रेलवे से ले गए,
और वाराणसी से पूरा नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तक माल लेके जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन डीजल के कारण होता है। और इसलिए दिल्ली के आजू बाजू में मैंने देखा कि बहुत दिल्ली में जाम है, दिल्ली प्लान नहीं है, और यहाँ किसी का घर मुझे नहीं लगता नियम से बनाया होगा, थोड़ा माफ़ करिए मुझे। और जो घर बनाता है वो रोड को अपने पार्किंग का अधिकार समझता है, सब लोग गाड़ियाँ अपने रोड पर खड़ी कर देते हैं। तो ये दिल्ली में रोड ही नहीं होते तो सब गायब हो जाता है। तो मैंने एक स्कीम तैयार की है और केजरीवाल से चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसमें सपोर्ट करेंगे। और वो स्कीम ये है कि दिल्ली के कंटेनर डेपो जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के गोडाउन्स, फूड के, सीमेंट के, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट, ये पूरा एक स्टडी चालू है। और कोशिश ये है कि इनको सबको हम दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर नए लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट हब बनाकर सबको दिल्ली के बाहर लेके जाए, उनका भी फायदा होगा। क्योंकि जो दिल्ली से बाहर माल जाता है उसको दिल्ली के अंदर लाने में तकलीफ होती है, और इसलिए उनको विन विन सिचुएशन है, उनका भी फायदा होगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिल्ली से 1700 गोडाउन्स और इस प्रकार के हैं, कुछ होलसेल मार्केट से भी बात कर रहे हैं, उसका डीपीआर तैयार हो रहा है, प्लान तैयार हो रहा है। और आने वाले 15 दिन में मैं केजरीवाल जी के साथ, डीडीए के साथ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीटिंग कर रहा हूँ, और इनका सबका सहयोग अगर मिल जाएगा तो मेरे ऑलरेडी हमारी NHI में हमारी एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक पार्क बनाती है, रोपवे, केबल कार बनाती है। हम देश में कम से कम 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी बना रहे हैं। तो उसी कंपनी को ये काम दिया है, और निश्चित रूप से ये होने से दिल्ली का जो विशेष रूप से एयर पोल्यूशन जो होता है डीजल के कारण, वो निश्चित रूप से कम होगा और सब ट्रैफिक बाहर के बाहर जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोल्यूशन को कम करने वाली है वो है डीजल और पेट्रोल को कम यूज़ करना। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में हम 12 लाख करोड़ रुपए अब खर्चा कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस को इंपोर्ट करने के लिए। और मैं 2009 से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो हम लोग इथेनॉल बना रहे थे, आज हमारी इथेनॉल की इकोनॉमी 40,000 करोड़ की है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी हम 2 लाख करोड़ की बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब इथेनॉल कॉर्न से और इथेनॉल राइस से बनाने की अनुमति दी है। आपको पता होगा कि हम लोग राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस और शुगर सरप्लस है। हम पूरे दुनिया को चावल सप्लाई कर सकते हैं। 350 लाख टन चावल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ व्हीट है, पंजाब और हरियाणा में हम लोग मंडी में डाल देते हैं, पानी में खराब हो जाता है, रखने के लिए गोडाउन्स नहीं है। व्हीट हमारे MSP से भी नीचे प्राइसेस चली जाती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। हम 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट एडिबल ऑयल का करते हैं, सरसों, सोयाबीन, फली, ये सब हमारे यहाँ कम है, एडिबल ऑयल शॉर्ट है। तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब हमने ये कहा है कि हम 12 लाख करोड़ के इंपोर्ट के बजाय हम क्यों नहीं हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन निकालें। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने इस पर काफ़ी काम किया। अभी हम लोग फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब है, मैं अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में हमने एफिडेविट दे दिया है और उनसे अनुमति लेकर हम तुरंत, क्योंकि हमने यूरो 6 नॉर्म पर हम गए, तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के यूरो 6 के नॉर्म में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं अभी मिली नहीं है, वर्ल्ड में नहीं हुआ है। तो यूरो 4 के नॉर्म पर इथेनॉल अगर आता है तो भी यूरो 6 के नॉर्म से कम पोल्यूशन है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बात एफिडेविट करके कही है, उनकी अनुमति मिल जाएगी तो हम इसको मैंडेटरी करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्राज़ील में, कनाडा में और USA में ये BMW, टोयोटो, हुंडा, फोर्ड, मर्सिडीज, ये जितनी ब्रांड है आपके पास, इनके सबके फ्लेक्स इंजन हैं। कॉस्ट सेम है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है कि इट इज़ ए चॉइस विथ ए कंज्यूमर
कि वो 100% पेट्रोल ले या 100% इथेनॉल ले। इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट 110 के ऊपर लीटर के ऊपर हो गया। तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 200 ml ऑफ इथेनॉल। तो थोड़ा 20-25 रुपये आपकी भी बचत है। पर इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता, कम है, बिल्कुल निग्लिजिबल है, और इसलिए फ्लेक्स इंजन को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंने बजाज की और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर लॉन्च की। अब मैं पूना में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3 इथेनॉल पंप पूना में ओपन कर दिए हैं। अब पूरे देश में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि आप इथेनॉल के पंप खोलो। इथेनॉल ये इंडिजिनियस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। किसानों को फायदा होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा। तो इसके बाद आप जो भी पेट्रोल गाड़ी खरीदी करोगे वो 100% फ्लेक्स इंजन ही मैंडेटरी होगा। इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है। एक बॉश कंपनी का फिल्टर है और जो लोहे के वॉशर्स थे उसके बजाय रबर के लगेंगे, तो कॉस्ट भी सेम ही होगी। और ये अगर गाड़ी आएगी तो इथेनॉल के पंप आएंगे और इथेनॉल की ऑटो रिक्शा चलेगी, इथेनॉल की बाइक चलेगी, स्कूटर चलेगी, और आपकी गाड़ी में 100% इथेनॉल आएगा तो पोल्यूशन कम होगा। अब इथेनॉल का जो सोर्स था, शुगर फैक्ट्री में शुगर सरप्लस है, शुगर फैक्ट्री की हालत बहुत ख़राब है, अभी थोड़ी सुधर रही है इथेनॉल के कारण। तो उसमें पहले 4% मोलाइसेस निकलता था जिससे शराब बनती थी। शराब यानी इथेनॉल एक ही है, इट्स अल्कोहल। तो ये मोलाइसेस से इथेनॉल 4% अलाउ था। फिर हमने बी हेवी मोलाइसेस से इथेनॉल यानी 3% शुगर और मोलाइसेस में डाल दी, तो बी हेवी मोलाइसेस बन गया 7%, तो उससे इथेनॉल हमने अलाउ किया हमारी सरकार ने। फिर हमने शुगर केन जूस से इथेनॉल, ये भी हमने अलाउ कर दिया है। और अब हम शुगर को भी मोलाइसेस में डालने की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि शुगर कम होगी। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर लगती है। पिछले साल हमारे पास 310 लाख टन शुगर तैयार हुई, 60 लाख टन एक्सेस। तो शुगर के भाव ही डाउन हो गए। तो इधर गन्ने के भाव पॉलिटिकली बढ़ते हैं, शुगर के भाव डाउन होते हैं, शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स होती, बंद हो रही है। तो अब हमने ये तय किया कि शुगर क्यों बनाते हो, शुगर के बजाय इथेनॉल बनाओ। अब इथेनॉल के 450 नए प्रोजेक्ट देश में आ रहे हैं, और इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अगर अल्टरनेटिव करके यूज़ होगा तो देश में पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। तो पहली बात तो इथेनॉल को हमने प्रोत्साहित किया है। फिर कौन से इथेनॉल, राइस से इथेनॉल, 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल होता है, और हमारे यहाँ इतना राइस पानी के कारण सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। तो हम स्वाभाविक रूप से गेहूँ, बाजरी, मक्का, कॉर्न सब सरप्लस होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमने अलाउ किया हुआ है। इसके साथ साथ अभी 450 फैक्ट्री ने परमिशन मांगी है, सरकार ने स्कीम बनाई है, और इथेनॉल की फैक्ट्री अब काफ़ी बड़े प्रमाण पे, जहाँ राइस होगा वहाँ राइस से, जहाँ शुगर केन होगा तो शुगर केन से। जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ शुगर मिल है, बिहार में थोड़ी बहुत है, उड़ीसा में थोड़ी बहुत है, गुजरात में थोड़ी बहुत है। तो फिर गन्ना बढ़ेगा, क्रॉप पैटर्न बदलेगा, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो इसमें क्रॉप पैटर्न बदलने की कोशिश भी सरकार की ओर से हो रही है। तो हमारे देश में जो 12 करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, वो अगर हम 5 लाख करोड़ से अगर कम करेंगे तो ये 5 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, गरीबों के जेब में जाएंगे, ये रोजगार निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये एक तो इथेनॉल की बात हुई। दूसरी बात, हमारे देश में कोयला बहुत है, और जो लो क्वालिटी का कोयला है उससे मिथेनॉल बनता है। आसाम पेट्रोलियम करके हमारी कंपनी 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाती है, उसका भाव 18 रुपये लीटर पर लीटर मिथेनॉल है। और ये मिथेनॉल भी देश में सरप्लस है, उसकी भी इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में, इसराइल में, चाइना में सब ट्रक मिथेनॉल पे चलते हैं। और ये जो मिथेनॉल बनता है उससे डीएमई बनता है। ये डीएमई जो है एलपीजी का अल्टरनेटिव है, तो ये सस्ते में गैस मिल जाएगा। हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो मिथेनॉल की इकोनॉमी अब डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग बायो सीएनजी बना रहे हैं, जो आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पर आप जोर दीजिए। ये जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आजू बाजू में है, ये परली जलाते हैं और परली से 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। मीथेन होता है, मीथेन से बायो सीएनजी निकलता है। और ये बायो सीएनजी पर मैंने अपना खुद का ट्रक पहला लॉन्च किया है, एक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। एक ट्रैक्टर अगर सीएनजी यूज करता है तो 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। अभी हमने सीएनजी के ऊपर काफ़ी बसेस चल रही है, आप दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही है, तो सीएनजी और पेट्रोल में कितना फर्क है आपको मालूम है? अब जो सीएनजी यूज कर रहे हैं वो पेट्रोलियम का है। अगर दिल्ली में ये जो परली है, इससे अगर बायो सीएनजी बन जाएगा तो ऐसे बहुत प्रोजेक्ट लुधियाना इधर आ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट आने से परली जलना बंद हो जाएगा। परली अब फुकट में मिल रही है तो उसका 2 रुपये किलो भाव हो जाएगा। तो परली से सीएनजी बनाने से, थोड़ा पानी चाहिए था, परली से सीएनजी बनाने के कारण आप दिल्ली में जो पेट्रोलियम का सीएनजी यूज कर रहे हैं उसके बजाय ग्रीन एलसीएनजी यूज करेंगे तो बहुत बड़ा आप पोल्यूशन भी कम होगा और परली का भी पर्याय मिलेगा। और एक अच्छी बात है, इसके साथ एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि ट्रक, बसेस जो 1000 किलोमीटर एक दिन में चलती है वो एलएनजी में कन्वर्ट करना। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रयोग करते रहता हूँ। नरोड़े साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मिलिट्री में डीजल व्हीकल को बैन कर लो। सर, मैंने हरपाल सिंह जी को नागपुर बुलाकर पूरा दिखाया, और उस दिन मनोज पांडे भी थे, उनको सब देखा उन्होंने, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मिलिट्री के व्हीकल का डीजल को ड्रॉप कर दो, आप एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल पर लाओ। अभी हमारे देश में विशेष रूप से एलएनजी का डीजल का एक ट्रक एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं, और ये पैसा 295 डेज में वसूल हो जाता है। यानी डीजल की प्राइस और एलएनजी की प्राइस और उसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इतना फायदा है कि हमारा डीजल की तुलना में एक साल में 10 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो जो 1000 किलोमीटर बस और ट्रक है वो एलएनजी पर करिए, और एलएनजी हमारा फ्यूल है। बायो सीएनजी, एलएनजी के बाद जो हमारा सबसे अल्टरनेटिव अच्छा है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी अब हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ इसलिए लगातार पीछे पड़ा रहता हूँ, 86% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है। अब बैटरी के ऊपर की ट्रक, बसेस कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बसेस तो ऑलरेडी आई है। कल मैं झोजिला में था तो हमारे पत्रकारों को लेकर 2 बसेस थी। ओमेगा इंजीनियरिंग वाले भी इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं, तो उनकी तो इलेक्ट्रिक बस में पत्रकार बैठकर श्रीनगर से वहाँ तक आए थे। तो अब इलेक्ट्रिक बस नई बात नहीं रही है, इसमें इकोनॉमिक्स है। मुंबई में एक डीजल की बस बेस चलाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 115 रुपये है। मैंने 100% इथेनॉल पर हमारे नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई 35, तो उसका खर्चा 78 रुपीज़ पर किलोमीटर था। अब पूना में इलेक्ट्रिक बस का टेंडर निकला, वो 50 रुपये पर किलोमीटर है। तो मैंने केजरीवाल जी को ये सुझाव दिया है कि दिल्ली में 100% ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रिक पर ही हो। पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आ गई है। मैंने ही टीवीएस की और बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक मैंने लॉन्च की। अब बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां भी बना रही है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, या आपका ये जो ई रिक्शा है, ये मैंने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर झगड़ा करके उसको एस्टैब्लिश किया। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करता था, अब 40 लाख लोग ऐसे जिनका ये मेहनत करने का काम छूट गया है, उनको न्याय मिला है। और कुछ लोग बाकी है देश में कि मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से एक नया जीवन उनको मिला है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि इस देश में कोई अब सामान नहीं ढोगा। मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट, और दिल्ली के एक व्यक्ति ने तो मुझे पानी पूरी का दुकान उसके ऊपर, आइसक्रीम का दुकान उसके ऊपर, वो ई रिक्शा पे बना लिया। चाइनीज़ फूड उसमें मिलता है।
तो अब ये ठेले और इससे चक्कर से हटकर ई रिक्शा, तो इलेक्ट्रिक डिमोन, उसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो लिथियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, इसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये जो बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें हिंदुस्तान में बहुत काम हो रहा है और आने वाले समय में हम देश में इसको लीड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है और हमारी जो ऊर्जा है उसमें 38% ऊर्जा ग्रीन है, सोलर पावर है, और उसका रेट अब ₹1.90 यूनिट आया है। जो पावर हम 4.5 और 5 रुपये यूनिट खर्चा करते थे, ये पावर अभी 8.5 या 9 रुपये यूनिट की होगी, वो अब ₹1.90 में मिलेगी। तो पावर के रेट भी कम हो गए और प्रदूषण भी कम होगा। तो अब हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी प्रधानमंत्री जी ने ये रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे का काम दिया है। मैं हिमाचल में बीच में मनाली गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अभी के चीफ सेक्रेटरी मुझे मिले। मैंने उनको एक पॉलिसी बना के दी। मैंने कहा आप जो भी रोपवे केबल कार डालेगा उसको आप ₹2.5 यूनिट पावर दे दो, आपके पास पावर सरप्लस है, हाइड्रो पावर है। तो अभी उन्होंने कहा शायद ₹3 या ₹4 दी का पॉलिसी मेरे पास भेजी और 15 प्रोजेक्ट भेजे हिमाचल के। तो कल मैंने LG मनोज सिन्हा जी, तो कश्मीरी, उनको कहा तुम भेजो, मैं पैसा मैं खर्चा करता हूँ, 15-20 जितने रोपवे, केबल कार, फिर मुझे भेज दो, टूरिज्म बढ़ेगा। फिर मैंने लद्दाख लेह के LG को कहा आप भी तैयार करो और मुझे भेज दो। पूरे देश में ये जो पहाड़ी प्रदेश है जहाँ घूम घूम के डीजल फूकते हुए हम ऊपर जाते हैं, नरवणे साहब तो मिलिट्री में, उनको तो पता ही है कि कितना तकलीफ होती है पहाड़ी क्षेत्र में। कल मैं कारगिल था, जो झेड़मोर टनल था, तो मैं तो 2 घंटे में अस्वस्थ हो गया। आप कैसा काम करते होंगे। मैं वहाँ, हमारे सैनिक कारगिल के नीचे बहुत कठिनाई में काम करते हैं। मुझे देख के आंखों में आंसू आए। वो बोल रहे थे 3-3 दिन, 4-4 दिन लद्दाख लेह का ट्रैफिक बंद रहता है, एक तरफ इधर से जाता है, एक तरफ उधर, और 6 महीने गैस, पेट्रोल, सब्जियां, कुछ नहीं आता, ट्रैफिक बंद। और वहाँ से जो लोग हैं वो सोनबर्ग के निकलकर कश्मीर में, श्रीनगर में आ जाते हैं। अब हम वहाँ टनल बना रहे हैं, जोजिला, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13.5 किलोमीटर की। और दूसरा हमने झेड़मोर पूरी कर दी है। अब लद्दाख लेह से लोग निकलेंगे तो श्रीनगर पहुँचेंगे, और श्रीनगर से पहुंचकर डायरेक्ट जम्मू श्रीनगर रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई तक जा सकेंगे। पूरा रोड अब क्लियर हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट में डीजल, पेट्रोल पे ना जाएं, हम इंडिजिनस फ्यूल में जाएं। और इसलिए ये जो मैंने कहा, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक। अब इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है जिसमें एसोसिएशन ने एक अगला कार्यक्रम करना चाहिए। दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कि जैसे सऊदी देश, अरबी देश कहते हैं ना कि हम पेट्रोल डीजल हमारे पास है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर फ्यूल। और अभी हमारे देश में हमने प्रयोग कर लिए है कि समुद्र के पानी से सोलर पावर का यूज़ करके, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है और पानी फुकट में है, तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, तो कॉस्ट एकदम कम आएगी। अभी मैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि सीवेज वाटर जो है, गंदा पानी, उसको सोलर वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना। और ग्रीन हाइड्रोजन पर जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन पर। अभी लंदन में गाड़ी चलती है रेलवे की, और ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग, हमारी गाड़ियाँ, कार, ट्रक सब चलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम लोग थर्मल कोल यूज़ करते हैं, उसके बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करें। और वो बात आ रही है कि इसके बाद नया एक्सपांशन जो है वो हमारे थर्मेस में हमें ही ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें और हमें फर्नेस में यूज़ करें, पोल्यूशन भी नहीं, इको फ्रेंडली है। तो आने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और ये सस्ता होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री वर्ल्ड में बने। जैसे कोई पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो हम ग्रीन हाइड्रोजन में वर्ल्ड में लीडर बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए देके उसकी स्थापना की है। और हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन की बस तैयार हो गई, ये हमारे यहाँ कुछ चलने भी शुरू हो गई है, टाटा भी बना रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। 1-2 दिन पहले शायद CII फिक्की के साथ एक कार्यक्रम हुआ, तो ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, लेलैंड से लेकर टाटा के सबके MD थे, मैं था। तो ब्राज़ील के टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे। उन्होंने कहा कि उनके हवाई जहाज वो इथेनॉल पे चला रहे हैं। अब इथेनॉल पर हवाई जहाज चल सकते हैं, तो हम क्यों ये इंपोर्टेड फ्यूल लाएं, क्यों पोल्यूशन करें, क्यों ये पूरी एयरलाइंस हमारी घाटे में चल रही, क्योंकि उसका कारण ये फ्यूल के भाव है। ये जो बंद पड़ी इसका कारण फ्यूल के भाव है। तो अभी हमारे ऑलरेडी एयरफोर्स ने इस 26 जनवरी के पिछले 26 जनवरी को हमारी जो हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, ये बायोफ्यूल पे चलाए थे। और 1-1.5 साल पहले मैंने स्पाइस जेट को प्रोत्साहित किया था, अजय सिंह जी को, और देहरादून से उनका फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर देहरादून से दिल्ली आया था। मैं उसके स्वागत करने के लिए गया था। तो वो दिन अब दूर नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Conversion of waste into wealth is the future. जो sewage water है उससे valuation, no one is waste. It is depending upon the technology. It is depending upon the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए मैं आज आपके सामने इसी बात का विश्वास देने के लिए आया हूँ कि और 3 साल रुकिए, हम दिल्ली को एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिन काम है, आपका भी सहयोग चाहिए। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री था, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि अब धीरे धीरे अनुभव से आता है। मैं नागपुर में रहता हूँ, 11वें मंजिले पर मेरा फ्लैट है, और आजकल मुझे अच्छी आदत हुई है, सुबह उठकर मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, रोज करता हूँ। तो मैं गच्ची में बैठता था, तो मैं अपना प्राणायाम करो और वो हॉर्न बज रहे धनाधन, तो नीचे में जितना आवाज़ नहीं आता ऊपर में ज़्यादा आता है। तो मैं बड़ा त्रस्त हो गया। फिर मेरे घर के सामने क्या है कि रोड है, ऊपर में ब्रिज है, उसके ऊपर में मेट्रो है, तो मेट्रो आती है तो उसका भी आवाज़ आता। तो फिर मैंने खूब डिटेल में गया, तो मैंने कहा ये क्यों ये आवाज़ ऐसे हॉर्न मंत्रियों के। अब लाल लाइट तो मैंने बंद कर दिया सबके, अब सायरन भी बना के लगभग बंद कर दिए। अब एम्बुलेंस के और कुछ कह रहे हैं, पर जो है वो भी तकलीफ देते हैं, हाँ 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 आवाज़ करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने नीरी के डायरेक्टर थे रिटायर्ड डॉक्टर तारे करके, डॉक्टर वटे करके, उनके अध्यक्षता में उसका स्टडी करो। और मैंने कहा कि ये जो हॉर्न बजता है गाड़ी में, क्या इसके बजाय बांसुरी नहीं बज सकते हैं, हारमोनियम का आवाज़ नहीं आ सकता? तो मुझे एक ने भेजा कि एक जर्मन था जू, उसने आकाशवाणी की स्थापना के पहले वो 6:30 बजे 5:30 ट्यून लगती थी, तो वो ट्यून उसने मुझे बताया कि ये करो। तो मैंने बोला ये ट्यून एम्बुलेंस पे लगाओ तो कानों में अच्छा लगेगा, नहीं तो कान ऐसे दनादन कोई चिंता ही नहीं करता, कर्कश आवाज़ आते हैं। तो अब मैंने ये तय किया है कि हमारे एक्ट में प्रोविज़न है, तो मैं धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूँ और सब मैन्युफैक्चरर को कह रहा हूँ कि इसके बाद हॉर्न में आवाज़ तबले का आएगा, बांसुरी का आएगा, हारमोनियम का आएगा, इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका जो आवाज़ अच्छा लगेगा कान को वही आएगा। ये ऐसे हॉर्न बंद करो, और मैं उसके लिए कानून करने वाला हूँ। तो आने वाले समय में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज द बिग कंसर्न, और दिल्ली उसमें सबसे वर्स्ट है। और इसलिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमें इस बात को ख़त्म करना है। हमने बहुत अच्छा प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसमें आप लोग भी इनिशिएटिव लेंगे, जनता में अवेयरनेस पैदा होगा। अब उसमें और एक अच्छी बात हमने की है, कुछ लोग नाराज़ भी हुए, स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि पुराने गाड़ियों को भंगार में डालो,
अब 15-15 साल 20-20 साल का ट्रक धुआं छोड़ के जा रहा ढूं ढूं करके, उसका कोई नहीं। आज नई टेक्नोलॉजी बदली है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर खरीदी की थी, तो मुझे कह रहा था डीलर कि ये 28 किलोमीटर एवरेज देती है पर लीटर। तो मैं बोला चलो ये लेंगे। अभी कितना है, 80 किलोमीटर या 85 हुआ, मुझे मालूम नहीं। टेक्नोलॉजी बदल गई। अगर पुरानी गाड़ी अगर स्क्रैप होगी और नई गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें फ़ायदा है, फ्यूल की बचत है, पोल्यूशन नहीं होगा, इफ़िशियंसी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, और उस गाड़ी की भी कीमत मिलेगी कुछ ना कुछ। और इससे जो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर वेस्ट निकलेगा, उससे हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे। और आज हमारे इंडस्ट्री का वॉल्यूम ऑटोमोबाइल का 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। ये हीरो, बजाज और टीवीएस, उनका 50% टू व्हीलर का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा रिसाइकलिंग होगा स्क्रैपिंग के कारण, तो हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे। और 7.5 लाख करोड़ की जो हमारी इंडस्ट्री है, वो आने वाले 3-4 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की करने का हमारा विचार है। अब आप बताओ इसका फ़ायदा क्या है। अभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये देश में सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और अगर ये दुगनी हो जाएगी तो आज 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है, तो कल हमारे देश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑल इंटरनेशनल रेप्यूटेड ब्रांड, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। अब हम चाहते हैं कि हवाई जहाज़ भी है, सब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। हमारे यहाँ शिपिंग में, पोर्ट्स, हमारे शिप्स हमारे यहाँ बने। MPBS जो अभी राइफल जो हमने लिया है, वो हमारे यहाँ नागपुर में बन रहा है। और अभी धीरे धीरे उसने मुझे कहा है कि हम पूरा 100% इंडिया में बनाएंगे। तो हम लोग इंपोर्ट करने के बजाय हमारे देश में अगर ये सब बनेगा तो देश में एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश में रोजगार निर्माण होंगे, GDP बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत, जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो, उस भारत का निर्माण हम सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से होगा। और 3 साल में तो मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि 3 साल में दिल्ली के जितने ये तीनों के जो पोल्यूशन के पैरामीटर्स है, वो बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से उसमें यश प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साल में 2 बार आए ना या 3 बार आए? वो मैं बोल देता हूँ, उसको दे जाएगा।